Good morning, students. Today we are going to define the third properties of the D block elements, that is a standard potential. It is a very important topic for the examination purpose. They are giving you a lots of conditions and values. On the behalf of this value, you are identifying their standard potential is less or high. And standard potentials defining a very important properties. They are oxidizing and reducing properties. So today's we are defining its standard potentials. So what is a standard potential? The standard potential generally is standard electrode potential, SEP. The standard electrode potential is E0 value. The standard electrode potentials is means to say they are capable to reduce or oxidized. Okay. So this is standard because the SEP value is identified and calculated in standard conditions where the temperature is 298 Kelvin and atmospheric pressure is 1 atm. Okay, so that's why it is known as a standard. But SEP जो होता है वो किसी भी elements का it's depend upon the three states. The first one states is known as the sublimation state. The second state ionization, and third one is known as its hydration state. So guys, here we want to convert a metal into its ionic state. हम इसमें क्या करेंगे? उसको उसके hydration state में convert करते हैं. Hydration state means when they dissolve in water. So metal is capable to dissolve in water and acquire their stable state. मगर यहाँ से यहाँ convert होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 3 paths से convert करना पड़ता है. तो first of all what we are doing, when metal is available in their solid state and we are providing heat, that heat is able to convert this metal into which state? The gaseous state. So that process is known as the delta H sublimation. ये कौन सी heat कही जाती है? Sublimation heat. इस sublimation heat में जनरली क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है. तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुई? Absorb. यानी कि इसने एनर्जी क्या करी? Absorb करी और इसकी वैल्यू किसमें आएगी? पॉजिटिव वैल्यूज आएगी. और एक ऐसी रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके. अब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद दिस मेटल दोज हु आर अवेलेबल इन द गैसेस स्टेट आर गोइंग फॉर द आयोनाइजेशन. क्योंकि अब आयोनाइज फॉर्म में जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रिएक्शन करेगा. सो वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस मेटल इनटू द आयोनिक स्टेट. यहाँ कौन सा है? आयोनिक स्टेट. तो यहाँ पे हम मेटल्स को हीट दे रहे हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाले. तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. सो दैट इज नोन एज द डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन. ये कौन सी हीट है? आयोनाइजेशन. यहाँ पे भी इसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी, सो इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस इज नोन एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. बट इन द लास्ट वन, अब जो मेटल आयनिक फॉर्म में आ गया है, ओके, इन द आयनिक फॉर्म में, एंड इट विल बी गोइंग टू रिएक्ट विद द वाटर. अभी किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से. एंड वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट. यहाँ पे वाटर खुद मेटल को एब्सॉर्ब करने के लिए हीट क्या करेगा? लिबरेट करेगा. सो इन दैट केस दैट स्टेट इज नोन एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा एच होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी. और यहाँ पे वाटर खुद डिसॉल्व करने के लिए हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हीट गेन नहीं होगी, क्या होगी? रिलीज होगी और वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पे दिस प्रोसेस कोई भी मेटल स्टेबिलिटी में आने के लिए इन 3 प्रोसेस से पास होगा. But guys, here these two process, the value of the heat is positive or enthalpy is positive, but in that case the values of heat or enthalpy is negative. इन दो प्रोसेस में less amount of heat, जितना भी था amount of heat absorb हुई, और इस स्टेप में amount of heat क्या हुई? लिबरेट हुई और नेगेटिव. और ये बोला जाता है, ये कंक्लूजन्स है कि अगर अमाउंट ऑफ इन तीनों का अगर सम करा जाए, SEP फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों का सम्स किया जाता है. मींस डेल्टा H ऑफ सबलिमेशन प्लस डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H ऑफ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन. ओके, ये दोनों किस में आए? पॉजिटिव. और ये किस में आया? नेगेटिव. और इन तीनों की एनर्जी का अगर सम करा जाए और अगर वैल्यू नेगेटिव्स में आती है, तो नेगेटिव का मतलब है कि वो मेटल्स एक्वस फॉर्म में स्टेबल माना जाता है. If the value is more negative, it means that metal is stable in this form. But if the value of the standard electrode potential is positive, so it means the metal is not stable in that form. अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई वो ज्यादा थी
और जो रिलीज हुई वो कम थी। तो इसका मतलब वो अपनी हाइड्रेशन फेज में और एक्वस फेज में स्टेबल नहीं रहता। तो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एसईपी on the behalf of with the help of sublimation energy or ionization as well as the hydration energy. If the value is more negative, it means the metal is stable in this phase. तो metal क्या होगा, उस phase में stable रहेगा। तो negative value क्या है, favorable values है, और वो negative values कब ज्यादा आएगी, जब उसकी hydration energy बहुत ज्यादा होगी और उसकी जब sublimation और ionic energy क्या हो, बहुत कम हो। तो that is the way to identify the stability or as well as the standard electrode potential. But जो standard electrode potentials की बात है, it is also just going to identifying some other ways also. Okay, एक तो ये ways हो गए हैं। अब standard electrode potentials की जो values है, इसको फिर से हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन सीरीज में। तो ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करें तो उस केस में क्या होता है, जनरली कोई भी पर्टिकुलर मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होता है, यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होगा, एक कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल्स। ओके, बट दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। सपोज अगर कोई मेटल्स आपका है और वो मेटल्स अगर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट करने का मतलब है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये इसका क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, बट हम किसी भी मेटल्स का अगर जो पोटेंशियल्स है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के टर्म्स में ना निकाल कर किस में निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म्स में। तो वहां पे क्या डिफरेंस है, वहां पे ये डिफरेंस है कि वहां पे जो वैल्यूज आएगी वो किस में आती है, आपकी नेगेटिव में, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यूज हमेशा किस में आइडेंटिफाई करी जाती है, पॉजिटिव फेज में। तो हम नेगेटिव फेज में देखते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सो इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपकी बुक्स में दो चीजें हैं, हम दो फेज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, कि कब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज्यादा है और कब क्या है, कम है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपके बुक्स में दो टर्म्स में डिफाइन करा गया है, व्हेन मेटल इज कन्वर्टिंग इनटू +2 फेज एंड व्हेन मेटल इज कन्वर्टिंग +2 to +3 फेज। तो इन दोनों फेज में अगर इंटर कन्वर्टेबल है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स जो है वो नेगेटिव्स है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, एक निकेल्स है, एक जिंक है। तो निकेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0.25 और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0.75। ओके, ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज वैल्यू किस में है, पॉजिटिव्स में। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स का मतलब होता है कि जिंक जो है वो उस फेज में स्टेबल है। ओके, सो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और निकेल यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कम है, तो इसका मतलब ये उस फेज में लेस स्टेबल है। ओके, भाई यहाँ पे जो, बट ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स जो है ये आपका पॉजिटिव क्यूटी के बिहाफ पे देखा जाएगा, मगर एक्चुअली जो पैरामीटर्स हैं वो ये बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स की रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, जनरली रिड्यूसिंग पावर है, वो क्या किसमें मेजर करी जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल्स में। यानी कि जिंक की अगर 0.75 पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब दे इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, बट वो बिहेव किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह। हम अब क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स, क्योंकि ओपी के यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के टर्म्स का पैरामीटर्स नहीं है, रिडक्शन रिड्यूसिंग पोटेंशियल्स के बिहाफ पे हम करेंगे। अगर हम इनका रिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने जाएं तो निकेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा वो वैल्यू तो यही रहेगी, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा वो क्या होगा, -0.75 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है इसका रिडक्शन पोटेंशियल्स। रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या कहता है, अगर जिस एलिमेंट्स की वैल्यू मोर नेगेटिव्स होगी तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा। मतलब means to say if the reduction potentials value is more negatives they behaving like a good reducing agent, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। ये तो पॉजिटिव के टर्म में था, ये नेगेटिव के टर्म में है। और गाइस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही क्या हो जाता है,
कम। If the reduction potential is high, at that time oxidation potential is very less. रिडक्शन पोटेंशियल मींस जिसका रिडक्शन है यानी इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है, फिर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत कम माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से निकिल का है, अगर निकिल का इससे कंपैरिजन करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ज्यादा है या कब कम है, तो उसके लिए इन दो फेज की स्टडी करनी जरूरी है। अब देखिए, I am giving you one examples of manganese, okay, and you know the electronic configuration. आपने मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखा था, तो जैसे आपका स्कैंडियम्स का क्या, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम और क्या था, मैग्नीज। तो आपका ये क्या था, 3d1 4s2, ये क्या था 3d2 4s2, दिस इज 3d3 4s2 and then 3d5 4s1, that is 3d5 4s2। अब मैग्नीज को देखिए, तो मैग्नीज का ये हम कैलकुलेट करते हैं कि Mn क्या Mn+2 में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, यहां से इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकलेगा। तो देखिए जो Mn है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, ओके। तो Mn जब +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का। अब Mn+2 स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, 3d5 का मतलब जो d सबशेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन टोटली क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करता है, यानी कि इस स्टेट में ये क्या है, स्टेबल है, यानी कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम। जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, ओके, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो, तो यानी कि वो इस फेज में क्या है, स्टेबल है। तो जो हमारा मैग्नीज है वो +2 फेज में क्या होगा, स्टेबल होगा। इन दैट केस इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव एंड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लेस पॉजिटिव। अब इसी स्टेट को +3 वाला में कन्वर्ट करिए, यानी कि क्या Mn+2 +3 स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, ओके। तो देखिए +2 तो हमारे पास था 3d5, अगर इसको +3 में कन्वर्ट करूं, ओके, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, ये क्या हो गया 3d4। 3d4 कंडीशंस में क्या ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड में आया, 1 2 3 4, नो, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कोई भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं करा, यानी कि इस केस में ये क्या है, लेस स्टेबल है, और पहले वाले में क्या था, हाईली स्टेबल था। अगर लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबिलिटी क्या दिखाती है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो गाइस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा और ये इस फॉर्म में सबसे कम स्टेबल रहेगा। तो जो मैग्नीज है, the manganese should be stable in Mn+2 state and they not able to stable in Mn+3 state। और यहाँ पे जब वो +2 स्टेट में रहेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब मोर नेगेटिव होगा, ओके। एंड ऑक्सीडेशन जो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली जब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी। इसी केस में आपका Mn+3 और Mn+2 में ये स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट +2 टू +3। अरे भाई क्यों जाएगा, +2 स्टेट में ही वो हाफ फील्ड है, +3 में आने पे तो उसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रहा है, स्टेबिलिटी घट रही है, तो दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट +2 टू +3। एट दैट टाइम जब अनस्टेबिलिटी आती है तो रिडक्शन पोटेंशियल घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाती है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगी, ये दे नॉट बिहेविंग लाइक टू बी अ रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे बिहेविंग लाइक टू बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली यहाँ पे आपका क्या है, ये लेस स्टेबल फेज में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इन केस ऑफ आयरन, अगला एग्जांपल मैं आपको आयरन की केस का देता हूं, ओके। आयरन का देखिए,
अब आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं और कहते हैं, क्योंकि हम स्टेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं, यानी कि Mn जो था वो +2 स्टेट में मोर स्टेबल था, तो उसकी जो सब्लिमेशन एनर्जी होगी वो मोर नेगेटिव होगी। ओके, आयोनाइजेशन और जनरली आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी मोर नेगेटिव होगी, और जबकि आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन एनर्जी लेस पॉजिटिव होगी, तो वो फेवरेबल कंडीशंस थी। इन केस ऑफ आयरन देखिए, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ द आयरन। इन केस ऑफ द आयरन का क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d64s2। ओके, अब इसका 3d64s2 है, तो क्या आयरन +2 0 से +2 में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कम है या ज्यादा? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6, 1 2 3 4 5 6। ओके, और लास्ट ऑर्बिटल में होते हैं 4s2। अब आयरन को 0 से +2 में कन्वर्ट होना है, ठीक है, यानी कि +2 स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं? 2। चलिए हो गए। अब क्या देखिए, क्या इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करा? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। सो इन दैट स्टेट अगर दे आर नॉट एक्वायरिंग अ स्टेबिलिटी, ये कैसा हो गया है? अनस्टेबल। अनस्टेबल अगर हो गया है तो अनस्टेबल स्टेट में इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा। अनस्टेबिलिटी यही दिखाती है। तो यहां पर आयरन इसका मतलब +2 स्टेट में क्या रहेगा? लेस स्टेबल रहेगा, और यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो इस फॉर्म में रहना इम्पॉसिबल है। अब इसका ही कंपैरिजन देखते हैं, क्या आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो सकता है? +2 से +3 में, +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन यही था। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये तो खाली है। अब +3 में जाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करना पड़ेगा, और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पूरा। यानी कि यहां पे ये क्या गेन करेगा? स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी गेन करने पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम। सो दैट स्टेट इज फेवरेबल स्टेट फॉर दी आयरन, यानी कि ये जो सिंबलाइज करा गया है, आयरन इस फेज में ज्यादा स्टेबल रहेगा और इसी फेज में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ओके, इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? मोर स्टेबल होगी। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होने से मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मोर नेगेटिव, और मोर नेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो दैट्स व्हाई द आयरन ऑलवेज स्टेबल इन दिस फेज, बट आयरन कैन नॉट बी एबल टू स्टेबल इन Fe+2 स्टेट। तो आयरन को अगर आप रिएक्शंस के लिए रेडी करेंगे तो वो +2 से बेटर +3 स्टेट में जाना acquire करेगा, because in that state they are gaining the stability. At that time its reduction potential is high and oxidation potential is very very low. तो इस तरह से क्या होगा? आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आप क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखिए ये तो एक एग्जांपल्स है रिडक्शन पोटेंशियल्स का, तो आपकी बुक्स में इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं और आपको बहुत सारी वैल्यूज दी जाएंगी, तो आप देखना कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल्स मोर नेगेटिव्स है और किसका पॉजिटिव है, उसके बिहाफ में आप बताना कि कौन सा गुड ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा बैड ऑक्सीडाइजिंग है। जनरली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन सभी एलिमेंट्स में फर्स्ट जो सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज, कॉपर को छोड़कर बाकी सबका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स होता है या रिडक्शन पोटेंशियल्स जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव का मतलब अगर इन एलिमेंट्स को किसी भी मिनरल एसिड में डाल दीजिए तो ये मेटल्स इन मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कर एक तो बनाते हैं सॉल्ट और कौन सी गैस लिबरेट करते हैं? H2। ओके, why they able to remove the H2? because they are easily donating electron। और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल्स मोर नेगेटिव होता है, इसीलिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल्स मोर नेगेटिव है। कॉपर का ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ द कॉपर द रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी वेरी जस्ट मोर पॉजिटिव। इसकी जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स आता है इसका मोर पॉजिटिव होता है, और आपको बताया था जब इसका मोर पॉजिटिव होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम। तो दे आर नॉट एबल टू जस्ट सर्वाइव देयर। बट एक्सेप्शन इन केस ऑफ द क्रोमियम, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल्स तो नेगेटिव है
मगर फिर भी ये एसिड के साथ ज्यादा रिएक्शंस नहीं करता। क्यों? बिकॉज क्रोमियम्स आर एक्सेप्शनल एग्जांपल, दे जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म देयर ऑक्साइड लेयर। अगर आप इसको एसिड में डालेंगे तो ये अपने ऑक्साइड्स की लेयर बना लेता है। तो ऑक्साइड की लेयर बनने से जो एसिड होता है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, और एसिड अगर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये उसके सरफेस से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर दे आर नॉट कैपेबल टू रिमूव मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन्स। सो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होने के बावजूद भी इसका ये जो प्रॉपर्टीज है ये वो एसिड से रिएक्ट करने पे इसको रिएक्ट नहीं करने देती। सो ये दे आर नॉट बिहेविंग लाइक टू बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए क्रोमियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केसेस में जाता है। सो गाइस दीज आर द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप पता कर सकते हैं कि कब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और कब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कम है, ठीक है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द विच एलिमेंट इज मोर रिड्यूसिंग एंड विच वन इज लेस रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स था। तो इस बिहाफ पे आप इसकी वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। After this standard electrode potentials value, we are going to identify the next term is your ionization energy. अब देखिए ionization energy का terms है, ionization energy और enthalpy। ionization enthalpy क्या होती है कि किसी भी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल से जितना हीट देकर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसकी ionization energy कहलाती है। But in case of the first transition elements, the ionization energies are not arranging in a proper way. Ionization energy का अगर first ionization series में देखेंगे तो उनकी ionization energy का जो trend होता है वो बढ़ता और गिरता रहता है। तो they are not able to arrange in a proper way। तो उस केस में क्या है कि इनकी ionization energy किस पे डिसाइड करती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, ठीक है। The ionization energy is further divided into three parts: first ionization energy, third ionization energy and fourth ionization energy। पहले तो first ionization energy कहते हैं। First ionization energy means किसी भी एटम्स में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए that is known as the first ionization energy। और अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और फिर से उसकी ही शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो that is known as the second ionization energy। सेम एज वेल एज थर्ड निकालेंगे तो थर्ड ionization energy। क्या सारी आयनाइजेशन एनर्जी सेम होती हैं? We'll see. No. The all ionization energies are different. So first of all we are talking about the first ionization energy। हम पहले कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे। तो see here we are going to comparison in between the first ionization of energy of copper, okay, and as well as the first ionization energies of this chromium। क्रोमियम और कॉपर का हम आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं, या आप देख लीजिए जनरली जिंक का कर लेते हैं, कॉपर और जिंक का। तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्या रहता है आपका 3d10 4s1, ओके। यहाँ पे जिंक का भी क्या रहेगा आपका 3d10 और 4s2। तो कॉपर क्या करेगा, इजीली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देकर अपना फुलफिल कॉन्फ़िगरेशंस क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो क्या होगी, कम, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो जिससे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करेगा और इस स्टेबिलिटी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है। तो कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी लेस, कम एनर्जी में ही यहाँ पे काम कंप्लीट होगा। जिंक के केस में क्या होगा, इसका भी जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा तभी क्या करेगा आपका अपना फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करेगा। तो इसकी भी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ओके। सो दीज आर दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज टर्म्स। तो ये क्या है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में क्या है, स्टेबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये देख लीजिए। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कॉपर की बहुत ज्यादा होती है और जिंक की क्या होती है, बहुत जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कॉपर की कम होती है और जिंक की ज्यादा होती है, क्योंकि जिंक में डी और एस ऑर्बिटल दोनों ही क्या है, फुलफिल है। यहाँ पे एस भी कंप्लीटली फिल्ड है और डी भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये क्या है, एक इनर्ट एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा।
मगर यहाँ पे डी तो फिल है मगर एस फिल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस एस के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डी को कंप्लीटली फिल करेगा और इजीली डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो एस से इलेक्ट्रॉन निकाला गया उसके लिए एनर्जी देनी पड़ी लेस, मगर यहाँ पे सारा फुलफिल होने के कारण उसके इनर्ट बिहेवियर को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। So the first ionization energy of copper is very less comparison to the first ionization energy of the zinc। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखकर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं। ये तो किसकी बात थी, जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे हम देखते हैं। अब हम बहुत सारी आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं। So see guys, here we are going to be find out the ionization energies of chromium, ठीक है। क्रोमियम और आयरन्स और जनरली क्रोमियम्स की बात करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका आयरन्स का देख लेते हैं। ओके, क्रोमियम और आयरन का देखिए, क्रोमियम्स का केस क्या है, द क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1 और आयरन्स का क्या है 3d6 4s2। ठीक हो गया, 3d 4s2 का कॉन्फ़िगरेशंस है। तो क्रोमियम्स के d ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और s में कितना है 1। और आयरन्स का देखिए, यहाँ पे आयरन के केस में क्या है, जनरली 3d6 है, 1 2 3 4 5 6 और 4s क्या है 2। इसमें से अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालकर हम क्रोमियम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, +1 में। इस समय क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया आपका स्टेबल। यहां से भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करा और कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे आयरन यहाँ पे आ गया है +1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा आपका 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे रहा 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कंपैरिजन टूली द साइज ऑफ क्रोमियम और आयरन का जनरली डिफरेंट रहता है, तो आयरन का साइज छोटा है और क्रोमियम का साइज बड़ा है। चलो साइज नहीं तो आप ये देख लीजिए, फर्स्ट आयनाइजेशन दोनों एनर्जी क्या थी, सिमिलर थी। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, IE2 IE2, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये अपना हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। यानी कि अगर मैं आयरन के केस में एनर्जी दूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन और आसानी से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। बट क्या क्रोमियम से सेकंड इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर ही इसका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहें, सो यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपैरिजन टू दिस आयरन। तो अब यहाँ पे जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्रोमियम की बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू किसके, आयरन के। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल फेज में है और ये क्या है, अनस्टेबल फेज में। तो अनस्टेबल से तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो उसमें से कम एनर्जी देकर उसको स्टेबल में लाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। बट यहाँ पे ऑलरेडी क्रोमियम क्या है, इसकी स्टेबल फेज में है। तो अब इस स्टेबल फेज से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो वो स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए मुझे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए क्रोमियम और आयरन में अगर कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की क्या होती है वो ज्यादा और आयरन की क्या होती है कम। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करके वी आर आइडेंटिफाइंग एंड कंपेयरिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफ इन बिटवीन टू एलिमेंट्स। सो दीज आर दी आयोनाइजेशन एलिमेंट्स और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एग्जांपल्स है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल अनदर क्वेश्चन। आपका जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो है जो स्कैंडियम्स है वो +2 फेज में ना रहकर +3 फेज में रहता है, क्यों? ओके, सो स्कैंडियम्स आपको पता है, इन केस ऑफ द स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम पता है। स्कैंडियम क्या होता है, 3d1 4s2। ओके, अब स्कैंडियम +2 फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन और 4s2। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, Sc+1। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगा इसका, 1 और
1, पहले क्या था 2, अभी भी क्या है, ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। अब स्कैंडियम प्लस 2 करूं तो अब इस केस में यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, डी सबशेल में A। अब वो क्या चाहेगा, ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड, तो स्कैंडियम क्या करेगा, +3 में आएगा और यहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, एम्प्टी, यानी कि टोटली एम्प्टी ऑर्बिटल। वो किस फेज में एग्जिस्ट करता है, +3 स्टेट में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी गेन करवाने में हेल्प नहीं करते। ओके, सो दैट इज द रीजन कि वो किस फेज में एग्जिस्ट करता है वो। अब इसका मतलब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी बड़ी इजी थी, सेकंड भी और थर्ड भी। सो दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बताती है कि किस फेज में वो एग्जिस्ट करेगा और आप कितना इलेक्ट्रॉन उसके किस फेज से निकाल सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक यू।